हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम पर डे वीकली करंट अफेयर्स करते हैं। डेली करंट अफेयर्स तो मेरे चैनल पे होता ही होता है। जैसे आज 11 है तो 11 का हो गया, और हम एक वन मंथ बैक भी हम करवाते जा रहे हैं। दिसंबर का हम आज करवाएंगे 16 से 21 दिसंबर के बीच का करंट अफेयर्स। और जैसे दिसंबर ख़त्म होगा, हम नवंबर का करवाएंगे, फिर अक्टूबर का कराएंगे, अगस्त का, ऐसे करवा के हम 6 महीना से या 1 साल तक का करंट आप लोगों को करवा देंगे। तो जो व्यक्ति मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो व्यक्ति कर लेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वहाँ जाके आप क्योंकि ये जो हम करंट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आपको भारत के किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन क्यों ना, आपको यहीं से करंट देखने के लिए मिल जाएगा। और हर एक करंट का डिस्कशन आपको यूनिक तरीके से किया गया है। सो आप लोग देखिए ये करंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के विद्यार्थी देख सकते हैं। तो सबसे देखिए दोस्तों, पहला जो है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, देखिए दिसंबर में पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस का। देखिए फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रांकोइस बायरू को नामित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पिछली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद उन्हें फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फ्रांकोइस बायरू 2024 में नामित होने वाले चौथे प्रधानमंत्री है। पिछले प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर ने केवल 3 महीने सेवा की। मिशेल बर्नियर फ्रांस के इतिहास में सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने दिसंबर 2024 में एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल केवेलसविली को अपना राष्ट्रपति चुना है? तो जॉर्जिया। पूर्व फुटबॉलर मिखाइल केवेलसविली को 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति चुना गया। जॉर्जियाई राष्ट्रीय टीम और विभिन्न यूरोपीय क्लब टीमों के लिए फुटबॉल खेलने वाले मिखाइल केवेलसविली को विपक्ष द्वारा चुनाव का बहिष्कार किए जाने के कारण निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। मिखाइल केवेलसविली 29 दिसंबर 2024 को जॉर्जियाई राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। जॉर्जिया का राष्ट्रपति पद काफ़ी हद तक एक औपचारिक पद है और इसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नेस्ले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिकूल निर्णय के कारण किस देश ने कराधान में भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा रद्द कर दिया है? तो स्विट्जरलैंड। देखिए दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी 2025 से भारत को कराधान में सबसे पसंदीदा राष्ट्र MFN का दर्जा वापस ले लेगा। स्विट्जरलैंड ने 2023 में नेस्ले मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दोहरे कराधान बचाव समझौते DTAA के तहत भारत को MFN का दर्जा वापस लेने का मुख्य कारण बताया है। स्विट्जरलैंड के इस फैसले से स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय कंपनियों पर लाभांश कर में 10% की वृद्धि होगी। स्विट्जरलैंड में भारतीय निवेश और भारत में स्विट्जरलैंड के निवेश पर असर पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा शुरू करेगा? तो रूस 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा शुरू करेगा। जून 2024 में रूस और भारत वीज़ा नियमों को आसान बनाने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर सहमत हुए। इसका मुख्य उद्देश्य वीज़ा मुक्त समूह पर्यटन आदान प्रदान शुरू करना है। वसंत 2025 के बाद भारतीय पर्यटक बिना वीज़ा के रूस की यात्रा कर सकेंगे। भारतीय यात्री अगस्त 2023 में रूस के लिए ई वीज़ा के लिए पात्र हो गए। इसे 4 दिनों के भीतर संसाधित किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। आर्कटिक टुंड्रा कार्बन सिंक के कार्बन उत्सर्जन में परिवर्तित हो गया है, जैसा कि राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड में एक नए विश्लेषण से पुष्टि होती है। आर्कटिक टुंड्रा एक विशाल वृक्ष विहीन बायोम है जो विशेष रूप से ठंडी, शुष्क और चट्टानी भूमि है। आर्कटिक तापन में तेजी, आर्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है। वर्ष 1900 में रिकॉर्ड शुरुआत से वर्ष 2024 दूसरा सबसे गर्म वर्ष होगा। वर्ष 2024 की आर्कटिक की ग्रीष्म ऋतु रिकॉर्ड स्तर पर तीसरी सबसे गर्म ग्रीष्म ऋतु होगी, जिसमें अलास्का और कनाडा जैसे क्षेत्र अत्यधिक गर्म लहरों का सामना करेंगे।
आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड जो वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ऐतिहासिक अभिलेखों की तुलना में आर्कटिक की वर्तमान स्थिति पर विश्वसनीय और संक्षिप्त पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, अब राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। बोल रहा है 6 नंबर, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्के के बना आटा का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 6 नई योजनाएं शुरू की हैं। हिमभोग आटा, मुख्यमंत्री ने हिमभोग आटा का शुभारंभ किया। यह आटा राज्य के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्के से बनाया जाता है। प्राकृतिक खेती प्रणाली पारंपरिक खेती के तरीकों जैसे बायोमास, मल्चिंग, साल भर हरियाली, देसी गाय के गोबर और मूत्र के मिश्रण पर आधारित है। इंदिरा गांधी सूक्ष्म शिक्षा योजना, हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्य संवर्धन परियोजना HP शिवा, राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी, गोबर खरीद योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, ये सब है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 12 से 22 दिसंबर 2024 तक 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कर रहा है। यह विभाग मंत्रालय के तहत जिम्मेदार होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 12 से 22 दिसंबर 2024 तक इंडिया गेट पर 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 20 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी कारीगर भाग ले रहे हैं। दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने विशिष्ट रूप से तैयार किए गए उत्पादों को बेचने का एक मंच है। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई कार्य, पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी और जीवन शैली उत्पाद और गृह सजावट उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय दिव्यांगजनों के लिए समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। यह आयोजन वोकल फॉर लोकल पहल से जुड़ा हुआ है। मेला प्रत्येक दिन 11 AM से 9 PM तक चलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन जल शक्ति मंत्री ने डैश में किया? तो सूरत में किया। गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन जल शक्ति मंत्री ने सूरत में किया। गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण आउटसोर्स संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने सूरत में किया। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के अनुसार गुजरात सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन के लिए सेमीकंडक्टर सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सूरत के सुथी सेमीकॉन ने पलसाना तालका के बागमरा में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए 840 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक डैश में स्थापित किया गया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने 15 मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन MDRF के साथ साझेदारी में चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक स्थापित किया है। इसे मधुमेह अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए जैविक नमूनों को इकट्ठा करने, संसाधित करने, संग्रहित करने और वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बायोबैंक भारत में मधुमेह के कारण और इसके अनूठे पैटर्न का अध्ययन करेगा। बायोबैंक में 2 प्रमुख ICMR वित्त पोषित अध्ययनों के रक्त के नमूने हैं। 2008 से 2020 तक ICMR इंडिया डायबिटीज अध्ययन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य समर्पित योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का प्रयास कर रहा है? तो उत्तराखंड। मतलब कौन सा राज्य समर्पित योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का प्रयास कर रहा है दोस्तों? तो उत्तराखंड। भारत की पहली योग नीति उत्तराखंड में लागू की जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री धामी ने 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 में दी। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में 6000 से अधिक विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार भारत की पहली योग नीति राज्य सरकार द्वारा लागू की जाएगी। योग और आयुर्वेद को बड़े पैमाने पर मिलाकर योग नीति नई स्वास्थ्य क्रांति लाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। भोपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। यह मेला वन क्षेत्र से जुड़े संग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और नीति निर्माताओं के बीच चर्चा के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करेगा। इस मेले में श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने ग्वालियर नगर निगम के सहयोग से भारत का पहला अत्याधुनिक और अद्भुत भूविज्ञान संग्रहालय तैयार किया है। संग्रहालय भूविज्ञान से संबंधित प्रश्नों के समाधान प्रदान करता है। भूविज्ञान संग्रहालय ने 2 दीर्घाओं के माध्यम से भूविज्ञान के बारे में जानकारी को प्रकाश प्रभाव के साथ आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। भूविज्ञान संग्रहालय की दूसरी गैलरी में मानव जाति और मानव सभ्यता के विकास को प्रदर्शित किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उबर ने महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन कहाँ शुरू की है? तो बेंगलुरु में। देखिए दोस्तों, शहरी गतिशीलता में सुरक्षा और समावेशिता को बढ़ाने के लिए उबर ने बेंगलुरु में मोटो वुमेन एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। यह बेंगलुरु में अपनी तरह की पहली सेवा है जो केवल महिलाओं के लिए बाइक की सवारी की सुविधा प्रदान करती है। यह दोपहिया वाहन सवारी सेवा महिला यात्रियों को महिला चालकों से जोड़ती है और इसे महिलाओं की सुरक्षा और गतिशीलता आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में बाइक टैक्सियों की क्षमता को अनलॉक करना शीर्षक वाली केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में प्लेटफॉर्म पर 280 मिलियन से अधिक बाइक टैक्सी की सवारी पूरी की गई। इस सेवा में राइड चेक भी शामिल है, जो एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली है जो लंबे ठहराव, बीच रास्ते में गिरावट या मार्ग विचलन जैसी अनियमितताओं का पता लगाती है और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया है? तो इंदौर। देखिए, इंदौर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से अगर कोई भी भिखारियों को भीख देते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह नियम शुरू में केवल बाल भिखारियों के लिए लागू किया गया था, अब इस दृष्टिकोण को बढ़ाकर बुजुर्गों पर को भी शामिल कर लिया गया है। यह पहल इंदौर मध्य प्रदेश को भिखारी मुक्त शहर बनाने के प्रशासन के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। प्रशासन इस महीने भिखारियों को दान देने के नुकसान के बारे में जन जागरूकता अभियान शुरू करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग डैश में आयोजित की गई है? तो असम में आयोजित की गई है। देखिए, वन्यजीव संरक्षण के हिस्से के रूप में असम में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी कलसी में एक नर गंगा डॉल्फिन प्लेटनिस्टा गैंगेटिका को सैटेलाइट टैग किया गया है। यह भारत और दुनिया में पहली बार है जब किसी गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को टैग किया गया है। यह पहल भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा असम वन विभाग और अरण्यक के सहयोग से राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण से वित्त पोषण के साथ की गई है। इस प्रजाति के लिए यह पहली टैगिंग है और यह मील का पत्थर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की एक महत्वपूर्ण प्रगति है। दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट लॉन्च किया है। इस बॉडी सूट का क्या है? बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का अपनी तरह का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया। किसान कवच को किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। किसान कवच धोने योग्य है और कीटनाशक जनित विषाक्तता से सुरक्षा प्रदान करता है। कीटनाशक जनित विषाक्तता अक्सर श्वास संबंधी विकार और दृष्टि हानि जैसी स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बनती है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था
PAR को फिर से लागू किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसमें सभी होगा आंसर, उपयुक्त में से सभी, मतलब मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम तीनों में। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHMA द्वारा मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था PAR को फिर से लागू किया गया है। पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के जवाब में ऐसा किया गया है। विदेशियों को तीनों राज्यों में प्रवेश करने के लिए पूर्व प्राधिकरण और विशिष्ट अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद 14 साल बाद छूट वापस ले ली गई है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2024 में किस राज्य का मसाली गांव और ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? तो गुजरात। दिसंबर 2024 में किस राज्य का मसाली गांव और ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? तो गुजरात। देखिए, गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। मसाली गांव पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। मसाली देश का 100% और ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है। PM सूर्याघर योजना के तहत 800 करोड़ की आबादी वाले मसाली गांव में कुल 119 घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। इस गांव के घरों से 225 किलोवाट से अधिक बिजली पैदा होती है। सीमा विकास परियोजना के तहत प्रशासन ने 11 सीमावर्ती गांवों को सोलर बनाने की पहल भी की है। देखिए क्या था, दिसंबर 2024 में किस राज्य का मसाली गांव और ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? तो गुजरात। अब देखिए खेल से दोस्तों हम लोग देखते हैं, भारत ने किस टीम को हराकर 10वें महिला जूनियर एशिया कप 2024 का फाइनल जीता? तो चीन। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने मस्कट ओमान में आयोजित फाइनल में चीन को हराकर अपने महिला जूनियर एशिया कप खिताब जीता। 10वां महिला जूनियर एशिया कप 7 से 15 दिसंबर 2024 तक मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था। 2024 महिला जूनियर एशिया कप में शीर्ष 5 टीमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया ने चिली में होने वाले आगामी 2025 FIH महिला जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। भारत महिला टीम ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बराबरी की, जिसने मस्कट ओमान में आयोजित 5वीं बार 2024 हॉकी जूनियर एशिया कप जीता। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है? तो मुंबई जीती है। देखिए, मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है। मुंबई ने फाइनल में मध्य प्रदेश को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती। मुंबई ने बेंगलुरु के नाम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। मुंबई ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश को 20 ओवर में 8 विकेट पर 174 रन पर रोक दिया। उसके बाद 21वां क्वेश्चन, BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार जीता है। ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने 15 दिसंबर 2024 को 2024 BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता। ऋत्विक ओडिशा मास्टर्स में एकमात्र भारतीय विजेता थे। $1 लाख की पुरस्कार राशि वाले BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स 2024 का आयोजन 10 से 15 दिसंबर 2024 तक उड़ीसा के कटक शहर में किया गया था। BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स को पहली बार 2021 में आयोजित किया गया था और उसके बाद इसे 2023 में और फिर इसका तीसरा संस्करण 2024 में आयोजित किया गया है। BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर 2024 का आयोजन भारत में बैडमिंटन की शासी संस्था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और उड़ीसा बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली नेट साइवर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? तो इंग्लैंड की बेस्ट खिलाड़ी है। दोस्तों, इंग्लैंड की बैटर नेट साइवर ब्रंट ने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाए इतिहास रच दिया। उन्होंने यह उपलब्धि ब्लैक पोटेंट के मैंगोंग ओवल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान मात्र 96 गेंदों में हासिल की। इस प्रदर्शन ने न केवल उसका दूसरा टेस्ट शतक बनाया बल्कि श्रीलंका की सेनेविरत्ना का 26 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिन्होंने 1998 में 106 गेंदों पर शतक बनाया था। बल्लेबाज शेफाली वर्मा इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने चेन्नई के MA
चिदम्बरम स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 113 गेंदों में शतक लगाया था। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, 38वां नेशनल गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में किया जा रहा है। नेशनल गेम्स का 38वां सीजन इस बार उत्तराखंड में खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 दिसंबर को आइस स्केटिंग ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली लोगो, जर्सी, राष्ट्रगान और टैगलाइन संकल्प से शिखर तक का भी शुभारंभ किया गया। इस बार 1200 से ज़्यादा एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। यह टूर्नामेंट 28 जनवरी से 14 फरवरी तक खेला जाएगा। उत्तराखंड के पारंपरिक खेलों जैसे कि योग और मलखंभ को राष्ट्रीय खेलों के मुख्य इवेंट में शामिल किया गया है। 24वां है दोस्तों क्वेश्चन, डैश जागरूकता मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में लोकसभा ने राज्यसभा को हराया। तो 6 रोग जागरूकता मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में लोकसभा ने राज्यसभा को हराया। 6 रोग टीबी जागरूकता मैच पूर्व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली लोकसभा अध्यक्ष 11 और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की अगुवाई वाले राज्यसभा सभापति 11 के बीच खेला गया। इस एकमात्र मैच का नाम था टीबी मुक्त भारत का जागरूकता क्रिकेट मैच। अनुराग ठाकुर की अगुवाई वाली लोकसभा अध्यक्ष एकादश ने जीत लिया, जिसने राज्यसभा में सभापति एकादश को 73 रनों से हरा दिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक चुना गया, जबकि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2024 में टीम इंडिया ने नॉर्वे में पहला टी वर्ल्डनर कप 2024 जीता। वर्ल्डनर कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो टेबल टेनिस से। देखिए, टीम इंडिया ने टीम वर्ल्ड को 14 से 10, 14-10 से हराकर पहला वर्ल्डनर कप 2024 टेबल टेनिस प्रतियोगिता जीता। यह प्रतियोगिता नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया था। मनिका बत्रा टीम एशिया टीम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। विश्व में 25वें रैंक वाली मनिका बत्रा वर्ल्डनर कप में अपने दोनों एकल को और युगल मैच हार गई। प्यूर्टो रिको की एड्रियाना डियाज ने उन्हें एकल मैच में हराया। युगल मैच में उनकी और दक्षिण कोरिया की सीन यूबिन की जोड़ी एड्रियाना डियाज और रोमानिया की बर्नडेट सजोक्स की जोड़ी से हार गई। वर्ल्डनर कप की स्थापना स्वीडिश टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी जॉन ओवे वर्ल्डनर ने की है। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो विनीसियस जूनियर ने जीता। विनीसियस जूनियर, ये दोस्तों ब्राजील और रियल मैड्रिड के फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने 2024 फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्पेन और बार्सिलोना की मिडफील्डर एताना बोनामाटी ने जीता। एताना बोनामाटी ने लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। एताना बोनामाटी 2023 फीफा महिला विश्व कप जीतने वाली स्पेनिश टीम का हिस्सा थी। 17 दिसंबर 2024 को कतर की राजधानी दोहा में आयोजित एक समारोह में 2024 फीफा पुरस्कारों विजेता की घोषणा की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। 27वां क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय दिग्गज और क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रविचंद्रन अश्विन। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अश्विन ने 106 टेस्ट खेले और 537 विकेट लिए, जिससे वह टेस्ट इतिहास में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। रविचंद्रन ने 116 वनडे और 65 टी20 आई मैच भी खेले हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 765 विकेट के साथ अश्विन अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। अश्विन ने 106 टेस्ट में 24 के औसत से 537 विकेट चटकाए। वह टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज की सूची में 7वें स्थान पर है। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों सलमान खान को बनाया गया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI ने 18 दिसंबर को भारतीय अभिनेता सलमान खान को पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। यह टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी के बीच नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित नेशनल प्लेयर ट्रेनिंग कैंप में की गई। पहले खो खो विश्व कप 24 देशों की 21 पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। खो खो विश्व कप 2025 टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। विज्ञान और तकनीक, देखिए दोस्तों बोल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान
आर कोझिकोड द्वारा अदरक की एक नई किस्म विकसित की गई है जिसका नाम है सुरसा। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड द्वारा सुरसा विकसित की गई है। सुरसा अदरक की एक नई किस्म है। यह तीखी नहीं होती, इसे खाने पर यह अधिक स्वादिष्ट लगती है। इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 24.33 टन तक हो सकती है। यह भारत में अदरक की पहली किस्म है जिसे विशेष रूप से सब्जी के रूप में उपयोग के लिए विकसित किया गया है। सुरसा के प्रकंद मोटे होते हैं, इनका गुद्दा सफ़ेद पीले रंग का होता है। इसमें फाइबर की मात्रा कम होती है। इसकी ड्राई रिकवरी दर लगभग 21% है। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? तो रूस ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है। यह वैक्सीन 2025 की शुरुआत से उपलब्ध होगी और रूसियों को मुफ्त में वितरित की जाएगी। यह घोषणा रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के महानिदेशक एंड्रिक काप्रेन ने की है। यह केवल कैंसर रोगियों का इलाज करेगा, कैंसर की रोकथाम नहीं करेगा। इस वैक्सीन की कीमत प्रति खुराक लगभग 3 लाख रूबल होगी। इस वैक्सीन के प्री क्लिनिकल परीक्षणों ने ट्यूमर के विकास को दबाने और मेटास्टेसिस को रोकने की इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया है। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा 18 दिसंबर को तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय सेना AI इनक्यूबेशन सेंटर IAIC का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है दोस्तों। भारतीय सेना द्वारा तकनीकी नवाचार और युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए AI इनक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया गया है। अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना द्वारा 18 दिसंबर को बेंगलुरु में भारतीय सेना AI इनक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया गया था। थल सेनाध्यक्ष COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वर्चुअल उद्घाटन का नेतृत्व किया, जो सेना के चल रहे परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है, क्योंकि यह अपनी परिचालन क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को अपना रहा है। IAICC सैन्य प्रौद्योगिकी के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में आधुनिकीकरण और आगे रहने की भारतीय सेना की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। केंद्र का उद्देश्य निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना, दक्षता में वृद्धि करना और सेना को AI संचालित समाधानों के विकास को बढ़ावा देकर भविष्य के युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्रद्धांजलियाँ, मतलब 5 नंबर सेक्शन। और क्वेश्चन नंबर 32 है, जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो तबला से था। ठीक है दोस्तों, पद्म विभूषण और 4 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 15 दिसंबर को जाकिर हुसैन की मृत्यु इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से उत्पन्न जटिलताओं के कारण हुई। 9 मार्च 1951 को जन्मे हुए प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र थे। जाकिर हुसैन ने अपने करियर में 4 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें पुरस्कार समारोह में मिले। 1988 में जाकिर हुसैन को पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए नियुक्तियां और इस्तीफा, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति लोवाना को देखिए, प्रीति लोवाना को हाल ही में गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रीति संजय गुप्ता की जगह लेंगी। संजय को गूगल ने एशिया पैसिफिक रीजन का नया प्रेसिडेंट नियुक्त करने के बाद गूगल इंडिया का नए हेड का पद रिक्त हो गया था। प्रीति लोवाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को कस्टमर्स तक पहुंचाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशंस डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में लोवाना को काम का 8 साल का एक्सपीरियंस है। अब वह गूगल इंडिया की सेल्स और ऑपरेशंस का नेतृत्व करेंगी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राव अमारा ने क्या है? राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक SBI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। राम मोहन राव अमारा को 3 साल की अवधि के लिए बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
एसबीआई बोर्ड का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, जिसकी सहायता 4 प्रबंध निदेशक करते हैं। राम मोहन राव अमारा एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। तो एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राम मोहन राव अमारा को। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण दिन है 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 1991 से 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है। 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीई ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीई राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस किस युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत के याद में मनाया जाता है? 1971 के युद्ध में हर साल 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल 1971 के युद्ध और भारत बांग्लादेश मैत्री की 53वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की गई और बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में बनाया गया। युद्ध तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को 11 भारतीय एयरबसों पर हवाई हमले किए। भारत ने 13 दिनों तक युद्ध लड़ने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था। 3 दिसंबर 1971 को 11 भारतीय एयरबसों पर हमला किए। भारत ने 13 दिन तक युद्ध लड़ने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था दोस्तों। और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 16 दिसंबर 1971। और 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया भर में प्रवासियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को दोस्तों। हर साल 18 दिसंबर को दुनिया भर में प्रवासियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। यह 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस के रूप में घोषित किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की आज़ादी का प्रतीक है गोवा मुक्ति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की आज़ादी का प्रतीक है। इस दिन 451 साल के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष समाप्त हो गया था। यह संघर्ष 36 घंटे से अधिक समय तक चला। इसको ऑपरेशन विजय का कूट नाम दिया गया था। इस दिन गोवा को आज़ादी मिली और यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। यह दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, दृढ़ता और लड़ाई का जश्न मनाता है जिन्होंने इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानवता के लिए एकजुटता को बढ़ावा देना है। यह दिन विभिन्न देशों, संस्कृतियों और समाजों के बीच एकता को प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 60/209 ने 20 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया। इसकी नींव 2000 में संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित की गई। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं शिखर सम्मेलन और सम्मेलन, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। 40 नंबर क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2024 को भारत फिलीपींस का डैश समुद्री संवाद मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ? तो पहला समुद्री संवाद मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ भारत फिलीपींस का 2024 में। देखिए 13 दिसंबर 2024 को भारत फिलीपींस का पहला समुद्री संवाद मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की संयुक्त सचिव सुश्री मुआनपुई सयावी ने किया और फिलीपींस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश विभाग में समुद्री और महासागर मामलों के कार्यालय के सहायक सचिव श्री मार्शल लॉर्ड्स
अल्फरेज ने किया। दोनों पक्षों ने मौजूदा समुद्री चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया और तरीकों पर चर्चा की। यह आयोजन दोनों देशों के बीच 75 साल के राजनयिक संबंधों के समय हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत फिलीपींस समुद्री वार्ता का उद्घाटन डैश में हुआ। भारत फिलीपींस समुद्री वार्ता का उद्घाटन मनीला में हुआ। देखिए, भारत फिलीपींस का पहला सम्मेलन मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ। भारत फिलीपींस का पहला समुद्री संवाद मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ। दोनों पक्षों ने मौजूदा समुद्री चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया और तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी विकास और वैश्विक कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हिंदू आर्थिक फोरम डैश में शुरू हुआ। तो कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में शुरू हुआ। मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच की शुरुआत की। मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच की शुरुआत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह हिंदू समुदाय के उद्योगपतियों, व्यापारियों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों की एक छत के नीचे सबसे बड़ी सभाओं में से एक है। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मल सेक्शन है पुरस्कार और मान्यता। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी किताब के लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो सूर्यबाला को। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला की किताब कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था और इसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा आधिकारिक घोषणा के तहत सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। 1943 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मी सूर्यबाला ने काशी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया और बाद में पीएचडी की। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक समावेशी वित्त शिखर सम्मेलन में निम्न में से किसने माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क ने वैश्विक समावेशी वित्त शिखर सम्मेलन में माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क को माइक्रो फाइनेंस को समावेशी बनाने के लिए सम्मानित किया गया। इसे बड़ी संख्या में परिवारों पर अस्थायी प्रभाव डालने और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद करने के लिए, अस्थायी आजीविका बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए भी सम्मानित किया गया। सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क एक अग्रणी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डैश में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड्स ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला। कहाँ पे? तो अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला। देखिए, अयोध्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार राम मंदिर परियोजना को इसके निर्माण के दौरान कड़ी सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखने की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। मंदिर के शिखर सहित प्रथम और द्वितीय मंजिल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राम मंदिर का निर्माण राजस्थान से प्राप्त लगभग 15 लाख घन फीट बंसी पहाड़पुर पत्थर का उपयोग करके किया गया है। राजस्थान से प्राप्त लगभग 15 लाख घन फीट बंसी पहाड़पुर पत्थर का प्रयोग किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दिवंगत आदिवासी पर्यावरण कार्यकर्ता तुलसी गौड़ा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 2021 में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा जिन्हें वृक्ष माटे पेड़ों की मां के नाम से जाना जाता है, वह 16 दिसंबर को कर्नाटक के कारवार जिले के होन्नली गांव में उनके आवास पर निधन हो गया। वह 86 वर्ष की थी। हालांकि उनके जीवन भर के समर्पण को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। जंगल में पली बढ़ी 12 साल की उम्र तक उनमें प्रकृति, खासकर पौधों और पेड़ों के प्रति गहरा प्रेम और लगाव विकसित हो गया था। स्थानीय पर्यावरणविदों ने उन्हें जंगलों का विश्वकोश कहा। देखिए दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किरण मजूमदार शाह को सम्मानित किया गया है। बायोकॉन समूह के अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को भारत में जैव विज्ञान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी IISQ द्वारा प्रतिष्ठित जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ISQ द्वारा 2004 में शुरू किया गया जमशेदजी टाटा पुरस्कार व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुरस्कार की घोषणा बेंगलुरु में आयोजित ISQ वार्षिक सम्मेलन 2024 में की गई। इस सम्मान का नाम जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया है, जिन्हें आधुनिक भारतीय उद्योग का पितामह माना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा साहित्य अकादमी की ओर से अभी 21 भाषाओं के साहित्यकारों के नामों की घोषणा की गई है। बांग्ला, उर्दू और डोगरी में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। इस साल हिंदी साहित्य के लिए यह पुरस्कार कवियत्री गगन गिल को दिया गया है। गगन गिल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनकी रचना में मैं जब तक आई बहार के लिए दिया जा रहा है। अंग्रेजी में स्टीरन कीरे को उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए तथा मराठी में सुधीर रसाल को उनकी आलोचना विध्वंसक गद्य रूप हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा कविता संग्रह, राजस्थानी में मुकुट में मणिराज कविता संग्रह, पंजाबी में पॉल और कविता संग्रह, कश्मीरी में सोहन कौल और गुजराती में दिलीप झावेरी कविता संग्रह समेत अन्य को पुरस्कृत किया जाएगा। 8 मार्च 2025 को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें 1 लाख रुपए की राशि, एक उत्कीर्ण ताम्रफलक और साल शामिल हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 18 दिसंबर को किस भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता? तो कैटलिन सेंड्रा नील जीता है USA 2024 का खिताब। 18 दिसंबर को भारतीय अमेरिकी कैटलिन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता। 19 साल की कैटलिन का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। इस प्रतियोगिता में इलिनॉइस की संस्कृति शर्मा को मिसेज इंडिया USA और वाशिंगटन की अर्शिता कटपालिया को मिस टीन इंडिया USA का ताज पहनाया गया। मिस इंडिया USA 2024 का आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ और इसका आयोजन इंडिया फेस्टिवल कमेटी IFC है। इस प्रतियोगिता की 3 कैटेगरी में 25 राज्यों से 47 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 117वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने किस भारतीय शिक्षाविद को बूढ़ा मार्प लाल दुपट्टा और पतंग औपचारिक तलवार से सम्मानित किया? तो अरुण कपूर को दोस्तों किया। 17 दिसंबर को भारत, भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने सम्मानित किया। थिम्पू के चांगलीमथांग स्टेडियम में 117वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान उन्हें बूढ़ा मार्प लाल दुपट्टा और पतंग औपचारिक तलवार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान शायद ही कभी गैर भूटानी निवासियों को दिया जाता है और इसके साथ सम्मानजनक उपाधि दासो दी जाती है, जिसका इस्तेमाल अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए किया जाता है। इससे पहले 2024 में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के समर्थन के सम्मान में भूटान द्वारा PM नरेंद्र मोदी को भी ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो प्रदान किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी ग्वालियर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध तानसेन समारोह में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार एवं राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुप्रसिद्ध तबला वादक कोलकाता के पंडित स्वप्न चौधरी को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार समारोह में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र एवं शाल श्रीफल प्रदान किए गए। इंदौर की सानंद न्यास संस्था को वर्ष 2023 के लिए राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया। 52 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, रैंक और रिपोर्ट्स में क्या है? देश दुनिया के पहले $400 बिलियन नेटवर्थ वाले व्यक्ति बन गए हैं। कौन? तो एलन मस्क दुनिया के पहले $400 बिलियन नेटवर्थ वाले व्यक्ति बन गए हैं।
देखिए, एलन मस्क दुनिया के पहले $400 बिलियन नेटवर्थ वाले व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क की संपत्ति $400 बिलियन से अधिक हो गई है, जो $50 बिलियन के स्पेसएक्स शेयर बिक्री और टेस्ला के रिकॉर्ड उच्च प्रदर्शन द्वारा बढ़ी है। एक ही दिन में उनकी संपत्ति $62.8 बिलियन बढ़कर $447 बिलियन तक पहुंच गई। मस्क की एआई स्टार्टअप एआई अब $50 बिलियन के मूल्यवान है, जिससे उनके तकनीक और सरकारी क्षेत्रों में प्रभाव को मजबूत किया गया है। विश्व के 500 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति $10 ट्रिलियन से अधिक हो गई। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देश दुनिया में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो भारत दुनिया में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देखिए, भारत जो 2019 में 23वें स्थान पर था, अब दुनिया में स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश का स्मार्टफोन निर्यात नवंबर 2024 में एक ही महीने में 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर गया है। भारत से स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में एप्पल आईफोन अग्रणी रहा है और उसके बाद दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनी सैमसंग का स्थान रहा है। भारत के स्मार्टफोन के निर्यात में सबसे अधिक योगदान फॉक्सकॉन के तमिलनाडु आईफोन कारखाने का रहा है। इसके बाद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के कर्नाटक कारखाने का स्थान रहा। निर्यात में योगदान के लिहाज से एप्पल के तीनों वेंडरों में पेगाट्रॉन तीसरे पायदान पर रही। इस वृद्धि से भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात 2019 में 7वें पायदान पर था, जो अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। दुनिया में स्मार्टफोन निर्यात करने वाले देशों में चीन पहले और वियतनाम दूसरे नंबर पर है। दुनिया में स्मार्टफोन निर्यात करने वाले देशों में चीन पहले और वियतनाम दूसरे नंबर पर है। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत छतों पर सौर ऊर्जा लगाने में गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 9 दिसंबर 2024 तक 6,79,000 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं, जिनमें गुजरात में 3,02,000, महाराष्ट्र में 1,39,000 और उत्तर प्रदेश में 56,000 इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं। यह योजना 40% तक सब्सिडी और निम्न ब्याज दर वाले ऋण प्रदान करती है, जिसका लक्ष्य आवासीय इंस्टॉलेशन के जरिए 30 गीगावाट और क्षमता हासिल करना है। 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक 10 मिलियन घरों में रूफटॉप सोलर पावर स्थापित करना है। उसके बाद किताबें और लेखक दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में जारी पुस्तक दलाई लामाज सीक्रेट टू हैप्पीनेस के लेखक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर दिनेश सहारा। प्रसिद्ध परोपकारी और लेखक डॉक्टर दिनेश सहारा ने तिब्बती बक्स एंड आर्काइव्स लाइब्रेरी में अपनी नवीनतम पुस्तक दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस का विमोचन किया। इस पुस्तक में दलाई लामा की खुशी, कल्याण और आध्यात्मिक विकास पर उपदेशों का वर्णन किया गया है। तिब्बती परंपराओं का जश्न मनाते हुए सांस्कृतिक प्रदर्शनों ने कार्यक्रम को और भी समृद्ध बना दिया। लॉन्च के समय डॉक्टर सहारा ने घोषणा की कि इस पुस्तक को बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, जिसकी आय तिब्बती कार्य और अभिलेखागार के पुस्तकालय को दान की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, बैंकिंग एंड इकोनॉमी में बैंकिंग और अर्थव्यवस्था। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के किसी ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की। आरबीआई ने बिना कोलेटरल के कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए की। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना कोलेटरल ने कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए करने का फैसला किया। यह अगले साल 1 जनवरी से प्रभावी होगा। इससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण सुलभता बढ़ेगी। यह नया निर्देश बैंकों को प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपए तक की कृषि और संबद्ध गतिविधि ऋण के लिए जमानत और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करने का निर्देश देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में तटीय संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो महाराष्ट्र में केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इस वित्त पोषण का उद्देश्य महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण को बढ़ावा देना और सामुदायिक लचीलता बढ़ाना है। एडीबी का वित्त पोषण महाराष्ट्र के समुद्र तट के पुनर्स्थापन और स्थिरीकरण में योगदान देगा।
एडीबी का वित्त पोषण तटीय आबादी की आजीविका की सुरक्षा में भी योगदान देगा। 13 नंबर सेक्शन है दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और समितियां, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कमिटीज। 58, सरकार हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करेगी। कैफे का पहला पायलट प्रोजेक्ट किस पर चलाया गया दोस्तों? तो कोलकाता हवाई अड्डा पर चलाया गया है। सरकार हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करेगी। सरकार हवाई अड्डों पर उड़ान योजना के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उड़ान यात्री कैफे शुरू करेगी। कैफे हवाई अड्डों पर अधिक कीमती वाले भोजन और पेय पदार्थों की समस्या को हल करने में मदद करेगा। ये कैफे यात्रियों को किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराएंगे। कैफे का पहला पायलट प्रोजेक्ट कोलकाता हवाई अड्डे पर चलाया जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2024 में बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों। 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित आवास योजना बंगलार बारी का शुभारंभ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। बंगलार बारी योजना के लिए राज्य द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 28 लाख से अधिक वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की गई, जिसके लिए अगले दिसंबर तक कुल 1.2 लाख रुपए उनके खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली किस्त के रूप में 12 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60,000 रुपये की राशि स्थानांतरित की गई। राज्य को इस उद्देश्य के लिए कुल 14,773 करोड़ रुपए का व्यय वहन करना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर, दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो संजीवनी योजना शुरू की है। दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो संजीवनी योजना। दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिल्ली निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संजीवनी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यदि कोई आवश्यक प्रक्रिया सरकारी सुविधा में नहीं दी जा सकती है या इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है तो मरीजों को बिना किसी खर्च के निजी अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में होने वाली सभी चिकित्सा व्यय को कवर किया जाएगा, जिससे आय की कोई सीमा नहीं होगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है रक्षा करंट अफेयर्स। डेजर्ट नाइट अभ्यास में किस देश ने भाग लिया है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी में फ्रांस, यूएई। किस देश ने भाग लिया? तो दोस्तों तीनों देश भाग लिया है इसमें, फ्रांस, यूएई, भारत। देखिए भारत, फ्रांस और यूएई भारत, फ्रांस और यूएई ने डेजर्ट नाइट अभ्यास में भाग लिया। भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट नामक एक त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया है। यह त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा और वायुसेनाओं के बीच बेहतर अंतर संचालन को बढ़ावा देगा। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI और जगुआर जैसे विमानों के साथ साथ IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर के साथ भाग लिया। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले नए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो INS निर्देशक। नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह सर्वेक्षण पोत नौसेना को गहरे समुद्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यह युद्धपोतों और पनडुब्बियों के संचालन में मदद करेगा। सर्वेक्षण पोत निर्देशक और को 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इस पोत का निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों से किया गया है। GRSI कोलकाता ने सर्वेक्षण पोत निर्देशक का निर्माण किया है। इसका वजन 3800 टन है और यह 110 मीटर लंबा है। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 17 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ? तो सिम्बेक्स 2024। पूर्वी नौसेना कमान ENC 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापत्तनम तट पर भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 2024 का आयोजन कर रही है। यह अभ्यास 2 चरणों में हो रहा है। हार्बर चरण 17 से 18 दिसंबर तक और समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर तक। 2005 में शुरू किया गया सलाइनेक्स द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जिसने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाया है। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुमित्रा पूर्वी बेड़े का एक नौसेना अपतटीय गश्ती पोत एक विशेष बल दल के साथ भारत की ओर से भाग लेगा। 15 नंबर है दोस्त समझौता एंड समझौता ज्ञापन। देखिए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य कौन सा देश बना? जो दोस्तों तो यूनाइटेड किंगडम बना दोस्तों। देखिए ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक व्यापक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बन गया है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का यूनाइटेड किंगडम।
देखिए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य बन गया है। 2023 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि वह ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होगी। इससे ब्रिटेन की संघर्षरत अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष 2.5 बिलियन लगभग 2.4 बिलियन यूरो का बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर, गति शक्ति विश्वविद्यालय और डैश ने लॉजिस्टिक्स शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय नौसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय नौसेना ने लॉजिस्टिक्स शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय नौसेना ने लॉजिस्टिक्स शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लॉजिस्टिक्स से संबंधित शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा ने भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर भारतीय नौसेना ने लॉजिस्टिक नियंत्रण वाइस एडमिरल दीपक कपूर और गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज चौधरी ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन दर्शाता है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय तीनों रक्षा सेवाओं की शिक्षा और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करता है। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मोल्दोवा जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में मोल्दोवा ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर और मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री मिहाई पोपसोई के बीच ISA में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ISA एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक बदलाव लाना है। इसका उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। ISA की अवधारणा भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल के रूप में साल 2015 में पेरिस में COP21 के मौके पर अस्तित्व में आई थी। 2030 तक मोल्दोवा का लक्ष्य है कि 30% से अधिक राष्ट्रीय ऊर्जा खपत को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 67 में, निम्नलिखित में से किसी देश ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है? तो भारत और जापान। देखिए, जापान और भारतीय स्टार्टअप्स ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। जापान और भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप कक्षा को मलबे हटाने के लिए लेजर से सुसज्जित उपग्रहों का उपयोग करके संयुक्त रूप से अध्ययन करने पर सहमत हुए हैं। टोक्यो स्थित ऑर्बिटल लेजर और भारतीय रोबोटिक्स कंपनी स्पेससिटी अंतरिक्ष सेवाओं के लिए व्यावसायिक अवसरों का अध्ययन करेगी। वे अंतरिक्ष में सेवाओं के लिए व्यावसायिक अवसरों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि निष्क्रिय उपग्रह की परिक्रमा करना और अंतरिक्ष यान के जीवन का विस्तार करना। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी देश के साथ साझेदारी की है? दोस्तों, फ्रांस के साथ यह साझेदारी की है। फ्रांस के साथ भारत ने युगयुगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए फ्रांस संग्रहालय डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की है। यह परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक प्रमुख घटक है। यह परियोजना नई दिल्ली के प्रतिष्ठित उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर को कवर करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय डेवलपमेंट के बीच हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। इस समझौते के हिस्से के रूप में भारत और फ्रांस एक पूर्ण व्यवहार्यता मूल्यांकन पर एक साथ काम करेंगे, जिसमें संग्रहालय केस स्टडी, व्याख्यात्मक योजना और बिल्डिंग प्रोग्रामिंग शामिल है। 16 नंबर है दोस्त विविध करेंट अफेयर्स, मिसलेनियस करेंट अफेयर्स। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संगठन है ग्रीन स्टील के लिए ग्रीननेस प्रमाण पत्र और स्टार रेटिंग जारी करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा? तो डी नंबर ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय द्वितीयक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय द्वितीयक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान। भारत ने डिकार्बोनाइजेशन के लिए ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य लक्ष्य के साथ संरेखित निम्न कार्बन स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी लॉन्च की। यह टेक्सोनॉमी ग्रीन स्टील पर राष्ट्रीय मिशन को बढ़ावा देती है।
नवाचार को बढ़ावा देती है और ग्रीन स्टील मानकों को परिभाषित करती है। इसका उद्देश्य निम्न उत्सर्जन वाले उत्पादों की मांग सुसज्जित करना और स्टील क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन नीतियों का मार्गदर्शन करना है। नोडल एजेंसी राष्ट्रीय द्वितीयक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन तथा हरित प्रमाण पत्र और को स्टार रेटिंग जारी करने के लिए नोडल एजेंसी होंगी। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3 राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल यातायात बढ़ाने के लिए शुरू की गई कार्गो प्रमोशन योजना का नाम क्या है दोस्तों? तो जलवाहक। ठीक है दोस्तों, जलवाहक की शुरुआत केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। जलवाहक 3 राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल यातायात को बढ़ावा देने के लिए कार्गो प्रमोशन योजना है। जलवाहक का लक्ष्य बराक, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों पर राष्ट्रीय जलमार्गों पर लंबी दूरी के माल के परिवहन को प्रोत्साहित करना है। जलवाहक के द्वारा माल मालिकों को सीधे तौर पर अपने माल को अंतर्निर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया दोस्तों? मैनिफेस्ट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ष 2024 का शब्द मैनिफेस्ट के रूप में घोषित किया गया है, जो कि गायिका दुआ लिपा सहित मशहूर हस्तियों द्वारा समर्थित एक वैश्विक कल्याण प्रवृत्ति के बाद है। शब्द मैनिफेस्ट जिसका प्रयोग मशहूर हस्तियों द्वारा किसी उपलब्धि की कल्पना करने के अर्थ में किया जाता है, इस विश्वास के साथ विकसित हुआ है कि ऐसा करने से वह उपलब्धि होने की संभावना बढ़ जाएगी, वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष का शब्द घोषित किया गया। शब्दकोश ने उल्लेख किया कि यह शब्द स्वयं सहायता समूह, समुदाय और सोशल मीडिया में इस्तेमाल से बढ़कर मुख्यधारा के मीडिया और उससे परिव्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा है। 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डिएगो गार्सिया के दक्षिण पूर्व में एक उष्णकटिबंधीय विक्षोभ से बने चक्रवात का क्या नाम है, जिसने दिसंबर 2024 में मॉरिशस, फ्रांस, मोजाम्बिक सहित कई देशों को प्रभावित किया है? तो यह चक्रवात चीडो ने फ्रांस के सबसे गरीब इलाके मायोट को प्रभावित किया। हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे 124 मील प्रति घंटे से अधिक थी, जिसके परिणाम स्वरूप घरों को नुकसान पहुंचा, पेड़ उखड़ गए और जनसुविधाएं प्रभावित हुई। फ्रांसीसी मौसम विज्ञान सेवा मेटेओ फ्रांस ने चक्रवात चीडो को मायोट में पिछले 90 वर्षों में आया सबसे नाशकारी तूफान करार दिया है। चक्रवात चीडो एक श्रेणी 4 तूफान उत्तरी मोजाम्बिक के पेम्बा में पहुंचा। चीडो डिएगो गार्सिया के दक्षिण पूर्वी में एक उष्णकटिबंधीय विक्षोभ से बना था, जिसे पहली बार 5 दिसंबर 2024 को देखा गया था। यह वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। अगर आप लोगों को यह पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम देखिए वीकली अफेयर्स लाते हैं। 5 से 7 दिन का क्वेश्चन हम आप लोगों को एक दिन में आधा से 1 घंटा के अंदर करवा देते हैं। और यह मेरा दिसंबर अब ख़त्म होने ही वाला है, जस्ट दिसंबर ख़त्म होगा तो हम लोग नवंबर को ख़त्म करेंगे दोस्तों। और पर डे बेसिस पे मेरा करेंट चल ही रहा है, जैसे कि आज का 11 जनवरी का तो करेंट था, तो वो हम करवा चुके हैं अपने चैनल पे। जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक, वो अब मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों, और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।